का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। तो बड़ी अपडेट आती हमें नजर आ रही है। यहाँ पर पॉइंट उठा है, आप प्रधानमंत्री हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत के पीएम हैं, रूसी तेल खरीद को लेकर धमकी पर उतरे नाटो चीफ, 100% टैरिफ लगाने की वार्निंग। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ब्राजील, चीन या भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन मार्क रूट ने तस्वीर साफ कर दी है कि ये तीन देश हैं जिन्होंने 2022 में पुतिन की सेना द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदना जारी रखा। तो 100% टैरिफ लगाने की वार्निंग यहां पर आती नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति और आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा वो आदमी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा तो मैं 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगाने जा रहा हूं। धमकी ये भाषा दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन यानी कि नाटो चीफ मार्क रूट की है। गैर कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए भारत, ब्राजील, चीन को रूस के साथ बिजनेस न करने की सलाह दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो 100% सेकेंडरी सेक्शन लगाया जाएगा और ये प्रतिबंध बहुत भारी पड़ सकते हैं। ये सेक्शंस अमेरिका द्वारा इन देशों पर लगाया जाए। तो बुधवार को अमेरिका सीनेटरी के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए नए हथियारों की घोषणा और रूस के सामान खरीदने वाले देशों पर कठोर टैरिफ लगाने की धमकी देने के ठीक एक दिन बाद कही गई है। दैट मीन कि अब कहीं ना कहीं रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन को नए हथियार दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने और वहीं पर अपने यह भी धमकी दी कि अगर रूस 50 दिनों के अंदर शांति समझौते पर सहमत नहीं होता तो रूस का तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। और ट्रंप ने अपने बयान में ब्राजील, चीन या भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मार्क रूट ने तस्वीर जो है साफ कर दी है। 2024 की ही बात कर लें तो तेल की कुल खरीद दिन 1.8 से 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही है, जो कि कुल तेल की खरीद का 40 से 44% है, यानी कि इसकी वैल्यू 2024 में $52.73 बिलियन थी। आज के ब्रेंट क्रूड के प्राइस की बात कर लें तो फिलहाल 70 से नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि हमारे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते ही हैं। टेक्निकल वाइज भी ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड बुलिश नजर आ रहा है। डे टेन मूवमेंट स्कोर ग्रीन है, बायर स्टॉक में एक्टिव है, आरएसआई में प्राइस रिटर्न बनती नजर आ रही है, एमएसीडी ऑल्सो ग्रीन है। कह सकते हैं कि टेक्निकल वाइज कहीं ना कहीं बायर स्टॉक में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। पर पी रेशो की बात कर लें तो क्या वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग, पी रेशो के अकॉर्डिंग स्टॉक इस समय महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। वैसे तो 10 के नीचे अगर स्टॉक की पी रेशो रहती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पर 17.71 देखने के लिए मिल रही है। आईयूसीएल से बेहतर एचपीसीएल, बीपीसीएल की पी रेशो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें से आईयूसीएल बेस्ट दे रहा है। लेकिन देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है अगर वैल्यूएशंस के हाँ, अगर कुछ नीचे की तरफ मिलता है तो और वेल एंड गुड है। लंबे समय के लिए अच्छा निवेश यहाँ पर अच्छे सिनेरियो बनाता नजर आ रहा है, लेकिन दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, कंपनी के रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद क्या रहता है देखने वाला, वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। वहीं पर कंपनी का इन एवरेज एक अच्छा रिजर्व जोन बढ़ता नजर आ रहा है। अगर रिजर्व कंपनी के पास अच्छा रहता है तो बोनस, डिविडेंड जैसी चीज़ें देनी कंपनी के लिए आसान बात रहती। पी रेशो की बात हमने की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी FII, DII, क्वालिफाई इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा निवेश बना हुआ है, गवर्नमेंट का स्टेक बना हुआ है, पब्लिक का स्टेक बना हुआ है। नंबर शेयर होल्डिंग यहाँ पर इन एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर कहीं जंप देखने के लिए यहाँ पर मिल। एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है, एक अच्छा रिजर्व कंपनी के पास पड़ा है। पी रेशो के अकॉर्डिंग काफ़ी कोई बहुत महंगा वैल्यूएशन नहीं है। एंड यहाँ पर फिलहाल बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। क्रूड ब्रांड के प्राइसेस कम है, लेकिन ये पॉइंट जो है ये काफ़ी खतरनाक हो अगर ऐसा रहता है, क्योंकि दूसरे देशों से तेल खरीदना दैट मीन कहीं ना कहीं महंगा तेल खरीदना। चुकाने वाली रिपोर्ट म्यूचुअल फंड की आती नजर आई है। ये मंथ चल रहा है जुलाई का और जून मंथ का म्यूचुअल फंड का डाटा जो है इंडियन ऑयल में अपडेट हो चुका है। और मजे की बात यहां पर यह है कि 77 म्यूचुअल फंड ने इंडियन ऑयल में बाइंग करी है और 32 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है, जिसका मतलब साफ है कि खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वालों से। और करीब करीब 3,30,99,951 स्टॉक्स का चेंज हुआ है। देखा जाए तो मोटा मोटा 4 करोड़ स्टॉक्स का चेंज हुआ है और ये काफी बड़ी क्वांटिटी है
और अब पॉइंट क्या है कि इंडियन ऑयल में ये शेयर खरीदे गए हैं या फिर बेचे गए हैं। तो यहां पर एक पॉइंट सामने निकल करके आता है कि कंटिन्यूसली पिछले 4 महीनों से, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में तो एक बड़ी बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने इंडियन ऑयल शेयर में। म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक पर इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल पर काफी समय से बाइंग आती नजर आ रही थी, तो जियो फाइनेंशियल काफी अच्छा भागता नजर आया। लेकिन देखा जाए तो जून से जुलाई तक इंडियन ऑयल ने भी काफी अच्छे रिटर्न यहां पर बना करके दिए हैं। कि नीचे की तरफ से हमें एक रैली या रिकवरी आती नजर आई, जो कि स्टॉक 150 के ऊपर भी निकलता नजर आया। अब सवाल यह है कि खरीदने वाले कौन से टॉप बायर हैं और बेचने वाले कौन से। अगर टॉप 5-6 म्यूचुअल फंड बायर सेलर की बात करें और हाईएस्ट बायर की बात करें तो 91 लाख स्टॉक्स करीब करीब खरीदे गए हैं आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी डेप्थ फंड द्वारा। और बेचने वाले की बात करें तो 51 लाख स्टॉक करीब करीब यहां पर बेचे गए हैं एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड रेगुलर ग्रोथ द्वारा। अब पॉइंट यहां पर यह कि टॉप बायर्स ने कितनी बाइंग करी है। आईसीआई की बात हमने पहले करी। आईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ द्वारा भी 57 लाख करीब स्टॉक्स बाइंग करे गए हैं और इनके पास पहले से ही करीब करीब 6 करोड़ स्टॉक्स हैं। इसके अलावा आईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड द्वारा भी 38.5 लाख स्टॉक्स की करीब बाइंग आई है। आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ग्रुप ने भी 37 लाख स्टॉक्स की बाइंग करी है। कोटक आर्बिट्रेज फंड ग्रुप द्वारा भी 32.5-33 लाख स्टॉक्स खरीदे गए हैं। इनके पास भी 2 करोड़ के करीब 1 करोड़ 75-76 लाख स्टॉक पहले से ही थे, अब करीब 2 करोड़ से ज्यादा की क्वांटिटी हो गई। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड द्वारा भी 30 लाख की नई बाइंग हुई, जबकि 33 लाख स्टॉक पहले से इनके पास थे। भारत 22 ETF ने बेचे हैं 14,31,000 स्टॉक्स, जबकि इनके पास भी 3 करोड़ 68 लाख स्टॉक्स ऑलरेडी हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांस फंड ने 26.5 लाख स्टॉक बेचे हैं और एक्सिस भी जो है हाईएस्ट सेलर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो बेचने वालों ने बहुत कम क्वांटिटी और कम ही माल बेचा है और बेचने वाले भी कम है, लेकिन खरीदने वालों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट जून मंथ में इंडियन ऑयल में दिखाया है। सो पीएसयू स्टॉक्स पर ब्रोकरेज जो हैं बुलिश होते नजर आ रहे हैं वित्त मंत्रालय के एक फैसले के बाद। और जो बिजनेस पर एक अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। एलपीजी गैस सब्सिडी को लेकर इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था कि इनको सिलेंडर के पीछे काफी नुकसान रहा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर सब्सिडाइज को लेकर कंपनसेशन मैक्सिमम पर काम कर रहा है, मैकेनिज्म पर और दिशा में लिया गया कोई भी फैसला बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ी राहत होगी। ग्लोबल एनालिसिस एचएसबीसी ने तीनों स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एलपीजी सब्सिडी को लेकर किसी तरह का पॉजिटिव अपडेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फेवर में होगा। क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में रेंज बाउंड नजर आ रहा है, ऑटो फ्यूल की डिमांड भी स्टेबल नजर आ रही है और रिफाइनिंग मार्जिन भी डिसेंट बना हुआ है। और ये तमाम जो फैक्टर हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव हैं। किसी कारणवश क्रूड ऑयल की कीमत घटती है तो इन कंपनियों का मार्केट मार्जिन और बढ़ जाएगा और ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला, ओपेक यानी कि क्रूड ऑयल जो देश हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे देश 8-10 देश इकट्ठे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जहाँ से तेल ज़्यादातर निकलता है, तो फैसला जो है बना रहेगा दबाव। और कुल मिलाकर इस समय ऑयल पीएसयू स्टॉक के लिए कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसा एचएसबीसी का कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। और वहीं पर इंडियन ऑयल पर तो उन्होंने 180 के टारगेट भी दे दिए हैं और बाइंग की रेटिंग भी दी है। और फिर एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो ये भी एक काफी अच्छी अपडेट है। वहीं पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ एक एक्सप्लोरशिप पार्टनरशिप कोलैब करते यहाँ पर नजर आए हैं। अगर इसको समझें, वैसे तो ये काफी लेंथी था, लेकिन शॉर्ट में समझें तो सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल और देश का अदर संबोर्ज कोष जो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि NIIF है, कच्चे तेल के टैंकरों के संयुक्त स्वामित्व की योजना पर विचार कर रहे हैं। यानी कि कच्चे तेल के जो टैंकर हैं, स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप यहाँ पर जो है योजना पर विचार कर रहे हैं। और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल कंपनियां हैं स्थानीय स्तर पर जो जहाज ऑर्डर करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। और यह कदम जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया गया है, जिसका उद्देश्य है 2047 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में स्थान बनाना है। और
योजना से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। महारत्ना कंपनी, इंडियन ऑयल और NIIF के कई निवेश विचारों पर सहयोग के लिए एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। समुद्री बुनियादी ढांचा उन 4 क्षेत्रों में से एक है जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और NIIF नए निवेशों का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करेंगे। और तो और अगर NIIF की बात करें तो उन्होंने तो इसका कोई टिप्पणी पर जवाब नहीं दिया, लेकिन इसको समझा जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के टिप्पणी के लिए तुरंत संपर्क नहीं हो सका। और योजना की जानकारी रखने वाले जो सूत्र हैं, यानी कि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इस पर पहले भी एक अपडेट आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो चीज है होती नजर आ सकती है। वहीं पर मंत्रालय जल्द ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करेगा ताकि वे अपने लिए BPCL और HPCL लिमिटेड के साथ साथ यार्डों में 10 तथाकथित मध्यम दूरी के तेल जो टैंकर हैं उनका निर्माण के लिए ऑर्डर देने के लिए EOI जारी कर सके। यानी कि मोटा मोटा समझे तो 10 यार्ड जो कि दूरी के मध्यम से दूर के तेल टैंकर हैं उनका निर्माण का ऑर्डर दे सके कंपनी। और जहाज निर्माण अनुबंधों के निष्पादन बनाने के लिए नोडल एजेंसी की व्यवस्था भी की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर इस पर ये लास्ट अपडेट है। 10 MR तेल टैंकरों में से 7 तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के और 2 BPCL के और 1 HPCL के होंगे। तो ये एक अपडेट हमें यहाँ पर इंडियन ऑयल में देखने के लिए मिली। फिलहाल इंडियन ऑयल हरित जेट ईंधन उत्पाद के लिए पानीपत डीजल रिफाइनरी का उन्नयन करेगी, यानी कि इंडियन ऑयल अपग्रेड करता पानीपत डीजल रिफाइनरी को ग्रीन जेट फ्यूल प्रोडक्शन से नजर आएगा। काफी ये अपडेट देखने के लिए अच्छी हमें मिल रही है। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यानी कि नेक्स्ट ईयर टिकाऊ विमान ईंधन जो कि जो एयरप्लेन्स में ईंधन जो है यहाँ पर डलता है SAF, उसके उत्पाद के जो एम से अपग्रेड करने के लिए जो पानीपत रिफाइनरी है 3 लाख बैरल प्रतिदिन की डीजल डिस्फ्राइजर इकाई को बंद करने की योजना बनाई। तो यह कंपनी जानकारी कंपनी के रिफाइनरियों के प्रमुख यानी कि अरविंद कुमार जी ने गुरुवार को दी। कुमार ने नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम में बताया कि डीजल इकाई का ओवरऑल हाल इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होने वाला है और भारत का लक्ष्य है 2027 तक, यानी कि अगले साल तक जो विमान ईंधन है उसमें 1% स्थायी विमान ईंधन यानी कि SAF का उपयोग करना है, जिसे 2028 तक दुगुना करके 2% कर। सो रिफाइनरी के बंद होने से डीजल उत्पाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिफाइनरी के पास पानीपत संयंत्र में अतिरिक्त डीजल हाइड्रोट्रिट्स है। दैट मीन कि ये रिफाइनरी के जो डीजल बंद होने के उत्पाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग से सिस्टम जो है बने हुए हैं। और उन्नत इकाई प्रौद्योगिकी खाद्य तेल प्रति वर्ष 30,000 मीट्रिक टन ASF का उत्पाद करेगी और देश की सबसे बड़ी रिफाइनर कंपनी इंडियन ऑयल SAF बनाने के लिए जो अदर रिफाइनरियां हैं कुछ कैरोसिन उत्पाद इकाइयों को भी उन्नत अपग्रेड करने पर विचार करेगी। और इंडियन ऑयल जल्द ही 70,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले यानी कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र और एक स्थायी विमान ईंधन परियोजना के लिए बोलियां भी मंत्री करेगा और पानीपत रिफाइनरी में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली हरित हाइड्रोजन सुविधा बनाने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉरेंस एंड टर्बो को पहले ही बोली दे दी। तो ये एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। L&D संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगी। इंडियन ऑयल को 397 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हरित हाइड्रोजन बेचेगी और भारत ने रिफाइनरियों के लिए 2030 तक अपनी हाइड्रोजन की आधी मांग को हरित हाइड्रोजन के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। काफी काम की खबर है। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए करीब समझेंगे क्या फायदा किस तरह से होगा, जिसके लिए आपको आने वाले समय में भी इंडियन ऑयल की काफी चीजों का समझ लगेगा। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखिए, लागत का बोझ कम होगा, मुनाफा बढ़ेगा। LPG को लागत से कम कीमत पर बेचने से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे अंडर रिकवरी कहा जाता है। और अगर सरकार इनकी भरपाई करती है तो कंपनी की बैलेंस शीट पर से घाटे का बोझ हटेगा और उनकी कमाई में सुधार होगा। इससे निवेशकों को कंपनी के भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा बढ़ेगा। जैसे ही सब्सिडी को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो आधिकारिक ऐलान होता है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, तो इन कंपनियों के शेयर में पॉजिटिव असर दिख सकता है। निवेशक इसे पॉजिटिव ट्रिगर मानते हैं। ऐसे समय पर शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा इनके द्वारा कहना है। अब होगा या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन एक चीज क्लियर हो रही है, अगर ऐसा होता है तो लंबे समय में काफी अच्छे सिनेरियो चेंज होते नजर आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। कैपेक्स पर भी विस्तार की योजनाओं को भी बल मिलता नजर आएगा। जब कंपनियों को मुआवजे की राशि मिलेगी तो उसका इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स या ऑपरेशंस में सुधार करना, मतलब कि इन कंपनियों को अपनी ग्रोथ प्लान को आगे बढ़ाने के लिए फंड मिलेगा, जिसे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। इससे पहले अनुभव से मिला है कि इससे पहले भी जब 2021-22-23 सरकार ने सब्सिडी की भरपाई की है और यह बड़ी राहत का पैकेज हो। बाकी मेन पॉइंट डिस्क्लेमर में है और इससे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है,
देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपये भी इंडियन ऑयल में निवेश करने हैं तो 5-5 रुपये करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट एटलीस्ट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें। अगर स्टॉक नीचे भी आएगा तो आपको एक अच्छा एवरेज रहेगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा यहाँ पर लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पहला क्रूड ऑयल के प्राइसेस और दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिनेरियो जो है देखा जा सकता है। बाकी देखिए, ऐसा मेरा निजी विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। जहाँ की बॉन्ड की बात कही जा रही है, बॉन्ड पर मैंने वैसे आज 2-4 दिन पहले तो आपके साथ डिस्कस किया था, शायद आगे भी किया हो, कि यहाँ पर बॉन्ड की अपडेट आती नजर आ सकती है, क्योंकि कंपनी ने बॉन्ड पहले कैंसिल कर दिया था। तो फिलहाल अडानी इंडियन ऑयल और अडानी गैस परिवर्तियां बॉन्ड बिक्री के जरिए $161 मिलियन जुटाएगी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और यह धन उगाही ऐसे समय में हो रही है जब सरकार गवर्नमेंट ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को फिलहाल 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने की योजना बना रही है। और तो और मामले से परिचित लोगों के अनुसार इंडियन ऑयल और अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड बॉन्डों की बिक्री से 13.78 बिलियन रुपए यानी कि $161 मिलियन जुटाने की योजना बना रही है, जो इस वर्ष यानी कि 2025 भारत में इस तरह का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है। सूत्र ने नाम न बताने की शर्त बताया कि कंपनी, जो सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अरबपति गौतम अडानी के अडानी गैस टोटल लिमिटेड का संयुक्त एक उद्यम है और अनिवार्य रूप से परिवर्तीय डिबेंचर के माध्यम से 4 किस्तों से धन जुटाने की योजना बना रही है और एक निश्चित डेट और इक्विटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग द्वारा आंकड़ों के अनुसार शहरी गैस वितरण जो कंपनी का यह सौदा है, इस साल मार्च में अडानी की एक अन्य कंपनी ATL HVDC द्वारा की गई 9 अरब रुपए की पेशकश के बाद से देश में इस तरह का सबसे बड़ा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और इस रास्ते से कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और मौजूदा इक्विटी को बाद में तब तक के लिए टाला जा सकेगा जब मूल्यांकन संभावित रूप से अधिक बढ़िया होगा, अनुकूल होगा। तो एक बड़ा उद्यम जो है हमें होता इंडियन ऑयल और अरबपति गौतम अडानी के बीच में नजर आ रहा है और वहीं पर इससे एशिया के शेयरों में परिवर्तीय और विनिमय योग्य बॉन्डों के प्रति बढ़ती मांग को मजबूती मिलती है, क्योंकि बाजार में जो अस्थिरता बढ़ती है और उच्च ब्याज दरों के कारण ये निम्न कूपन उपकरण जारीकर्ताओं के लिए तेजी से आकर्षक अट्रैक्टिव भी होते जा रहे हैं। तो सूत्र ने भी बताया है कि अडानी गैस 1, 2 और 3 साल में जरिए 3.5 अरब रुपए और बाकी 3.28 रुपए 4 साल में ऐसे उपकरणों के जरिए जुटा सकती है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन एक अपडेट आती हमें नजर आ रही है, जो कि हमें पता ही है कि बॉन्ड पर जो है सहनी जी ने पहले जो बॉन्ड यहाँ पर निकाला था, करना था, लेकिन वहां पर रिलीज नहीं किया गया, बॉन्ड के जरिए पेमेंट नहीं जुटाई गई, क्योंकि यहाँ पर सहनी जी का कहना था कि फिलहाल अभी RBI ने जो रेट कट किया है उसकी वजह से लोन इन फ्यूचर सस्ते मिलेंगे, तो उसको देखते हुए इन्होंने कब कैंसिल कर दिया। और तो और यहाँ पर नोमुरा की भी एक रिपोर्ट आती नजर आई है, जहां पर उन्होंने काफी अच्छी चीजें डिस्कशन में दी हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की है, 26% तक की बढ़त की बात यहाँ पर कही गई है। नोमुरा इंडिया तेल विपणन कंपनियां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अपने लक्ष्य को भी बढ़ाते नजर आए हैं, जिसमें से IOCL, BPCL, HPCL के बारे में बात कही गई है। और तो और यहाँ पर मेन पॉइंट समझे तो इंडियन ऑयल के लिए उन्होंने 150 से 160 के टारगेट कर दिए हैं, HPSL के 435 से 540 और BPSL के लिए 360 से 435। नोमुरा का कहना है कि पेट्रोल डीजल के लिए जो मार्केटिंग मार्जिन है क्वार्टर 1 में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है और तेल विपणन कंपनियों को पिछले 5 वर्षों के अगर औसत बात करें तो 3 रुपए प्रति लीटर की तुलना में 10.30 रुपए प्रति लीटर का मार्जिन मिला। और इस साल अप्रैल की बात कर लें, जो कि 1-2 महीने पहले की बात है, उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए सरकार द्वारा घोषित उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद तो काफी अच्छा प्रति लीटर यहाँ पर बताया जा रहा है इनके द्वारा। और फिर भी उन्होंने को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26-28 के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि आने वाले 2 सालों में जो इनके मार्जिन है 6 रुपए प्रति लीटर रहेगा, जो अभी भी काफी अच्छा मार्जिन है। तेल विपणन कंपनियों ने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार में भी महत्वपूर्ण जो निवेश की योजना बनाई है और उच्च विपणन मार्जिन में इनमें से कुछ पहलों को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने में मदद भी मिल सकती है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल सकती है और एक बड़ा पूंजी का एक बड़ी इन्वेस्टमेंट निवेश की योजना यहाँ पर पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार के लिए इंडियन ऑयल ने बनाई भी है, जो कि हमने आगे शेयर भी की हुई है। 2026 के दौरान सरकार ने जो 30,000 करोड़ की वसूली को ध्यान में रखते हुए जो वित्त वर्ष 25 तक जो लॉस हुआ है LPG के पीछे,
यानी कि सिलेंडर पे, हर सिलेंडर पर काफ़ी लॉस हुआ है इनको कंपनियों को। तो इंडियन ऑयल यहाँ पर जो है और BPCL और HPCL के बीच में एक रूप से विभाजित किया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। वहीं यहाँ पर 2026 के दौरान जो देखने के लिए मिला, और तो और पॉइंट को मेन समझे तो ब्रोकरेज ने इंडियन ऑयल को अट्रैक्टिव बताया है। अट्रैक्टिव क्या बताया है? उसका मूल्यांकन, यानी कि फिलहाल जहां पर स्टॉक का प्राइस है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस है, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया है कि पी रेशो के अकॉर्डिंग की बात करें तो स्टॉक यहां पर सही देखने के लिए मिल रहा है कि महंगा नहीं है। और फिर MTPA, आपको पता है कंपनी अपनी रिफाइनरी क्षमता भी बढ़ाने की बात कर रही है और बढ़ाती भी नजर आ रही है कंटिन्यूसली। और इंडियन ऑयल के पास महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम विस्तार योजनाएं भी हैं। लेकिन फिलहाल पेट्रोकेमिकल के फिलहाल की बात की जाए वर्तमान में, तो डाउन साइकिल के साथ नोमुरा को पेट्रोकेमिकल विस्तार से निकट से मध्यम शॉर्ट पीरियड और मीडियम टर्म की बात करें तो किसी भी अच्छा आय का योगदान की उम्मीद नहीं है पेट्रोकेमिकल से, तो इसका ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहना है। RBC कैपिटल की बात कर ले तो OPEC के जो 8 बड़े देश हैं उनके द्वारा 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के वॉलंटरी कट में से 80% उत्पाद वापस लेने जैसा है। अब तक सऊदी अरब ही सबसे ज्यादा उत्पाद बढ़ा रहा है, बाकी देश लक्ष्य से पीछे हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 3 अगस्त को होने वाली अगली मीटिंग जो है OPEC प्लस सितंबर के लिए भी 5.5 लाख बैरल दिन की बढ़ोतरी का ऐलान करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई के पहले कई ट्रेड डील्स का ऐलान किया जाएगा और 1 अगस्त से नए टैरिफ लागू होंगे और इससे तेल की मांग और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। तो काफी सारे मिक्सअप से पॉइंट्स जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट है कि सितंबर में भी 5.5 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो और वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं कंपनी अगले क्वार्टर के लिए भी एक अच्छा सिनेरियो बनाती नजर आएगी। वहीं पर अगर हम एक पॉइंट को समझे तो वो क्या है, देखिए भारत की तेल मांग 2050 तक प्रतिदिन 8.3 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है और IOC इस बढ़ती मांग से महत्वपूर्ण वृद्धि का एक गोल टारगेट लक्ष्य रखती है। IOC लक्ष्य ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित करके अपने सुधार करती, जो कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को कम करना और 2040 तक नेट जीरो इमिशन जो है यहाँ पर कार्बन का है ना, 2050 तक इसका लक्ष्य 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना है और लाखों टन जैव ईंधन और बायोगैस का उत्पादन करना है। वहीं पर 2047 तक तेल कारोबार की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी चार्जिंग जैसे स्वच्छ ऊर्जा पहलों के साथ जोड़कर $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की कंपनी बनने की बड़ी योजना है। तो ये कुछ गोल्स हैं इंडियन ऑयल के इन फ्यूचर के लिए। और तो और यहां पर समझे तो कंपनी अपनी अब अक्षय ऊर्जा पर भी काम कर रही है, जिसका लक्ष्य है सौर, पवन, जल विद्युत, जैव ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 2030 तक ही 31 गीगावाट क्षमता को हासिल करना है। यानी कि जो काम कंपनी फिलहाल कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन साथ में कंपनी अब एनर्जी जैसी चीजों पर भी फोकस कर रही है, जो कि मैंने आगे भी काफी अच्छा डिस्कस किया हुआ है। और जो खुदरा दुकानों पर परिचालन हैं, जो सौर ऊर्जा से संचालित करके स्थिरता को एक बड़ा कदम पहल की ओर उठाया है। इंडियन ऑयल की जो योजना है 2050 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 8वां हिस्सा पूरा करने की है और स्वयं को भारत के भविष्य के ऊर्जा प्रदर्शन के लिए एक स्तंभ रूप के स्थापित करना चाहती है। वहीं पर पेट्रोकेमिकल उत्पाद को भी क्षमता को बढ़ाती कंपनी कंटिन्यूसली नजर आ रही है, जो कि 2030 तक 3 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। गुजरात, पानीपत रिफाइनरियों में नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और हल्दिया में ल्यूब ऑयल क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, जो कि मैं आपके साथ वैसे पहले वाली वीडियोज में डीप एनालिसिस करता रहता हूँ। आगे संडे की वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर के आता हूँ। और इसके अलावा भी समझे तो ईंधन स्टेशन, थोक भंडार, टर्मिनल, अंत दृश्य डिपो, विपान, ईंधन स्टेशन और LPG बॉटलिंग संयंत्रों के साथ एक अच्छा मिश्रण संयंत्रों का नेटवर्क है। देश भर में अपने ऊर्जा पंपों पर लगभग 257 इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन और 29 बैटरी स्वापिंग स्टेशन भी स्थापित किए। तो 257 जो है धीरे धीरे कंपनी ने, आपको पता पिछले साल की बात करें तो सन मोबिलिटी के साथ एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट ईयर। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। यूबीएससी का बड़ा बयान आता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर हाई मार्केटिंग मार्जिन्स की बात कही जा रही है और रिटेल फ्यूल प्राइस इन्वायरमेंट की बात भी कही जा रही है, जिसका बेनिफिट सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होता नजर आएगा अकॉर्डिंग टू यूबीएस। और साथ में टारगेट्स प्राइस भी दिए जा रहे हैं। तो बात कर लें तो स्विस निवेश बैंक यानी कि यूबीएस ने BPCL पर रेटिंग दी है, लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया है, 390 प्रति शेयर कर दिया है। HPCL पर भी खरीदे रेटिंग दोहराई और 500 का टारगेट भी दिया। इंडियन ऑयल पर यूबीएस ने 180 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है और बाइंग की रेटिंग बनाए रखी है।
यूबीएस के अनुसार जो यहाँ पर मार्जिन्स हैं ईंधन के, वो मूल्य वातावरण जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए उच्च विपणन मार्जिन से प्रॉफिटेबिलिटी होती है और यूबीएस पॉजिटिव बना हुआ है। उम्मीद है कि आगे सहमति से आय में यानी कि इनकम में सुधार होगा और अच्छा पूंजीगत व्यय या कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूत मुक्त कैश यहाँ पर प्रवाह जो है उसका उत्पन्न होगा। यूबीएस ने कहा कि वित्त वर्ष 26 के लिए 5 रुपए प्रति लीटर का आम सहमति वाला मार्केटिंग मार्जिन रूढ़िवादी प्रतीत होता है और वित्त वर्ष 25 के 6 से 7 प्रति लीटर के स्तर यानी कि 11 प्रति लीटर के मौजूदा स्पॉट मार्जिन की तुलना की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिनेरियो निकल करके आ रहा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल पर भी कंपनियों को एक अच्छा बेनिफिट होता नजर आ रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइस वही हैं लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस कम है। मैटिक इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने भी एक नया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तेल और गैस क्षेत्र के जो वित्त वर्ष 2026-27 तक मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कमोडिटी में भी महत्वपूर्ण अस्थिरता के बावजूद इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है। पर एमके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म द्वारा भी शेयर बाजार की नवीनतम सिफारिशें भी यहां पर दी गई हैं। समझा जाए तो एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए खरीदे रेटिंग शुरू की है और 170 रुपए प्रति शेयर के टारगेट के साथ यानी कि 15% की करीब बढ़त का संकेत यहां पर देता है। और फिर यहां पर एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि दिसंबर तक 55 से $60 पर आ सकता है कच्चा तेल। दूसरी छमाही में सुस्त रहेगी मांग। तो यानी कि कच्चा तेल अगर नीचे की तरफ आता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कंपनियों के मार्जिन्स पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनती नजर आएगी और ये चीज़ आप लोगों के सामने ही है। और दूसरी छमाही में तेल की जो औसत कीमतें हैं उसका अनुमान क्या है। देखिए दिसंबर 2025 की ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो $55 प्रति बैरल 60 के करीब या बीच हो सकती हैं क्योंकि दूसरी छमाही के लिए औसत कीमत $60 से अधिक सी सकती है। और हमारा मूल्य अनुमान यह है कि ओपेक प्लस सुस्त मांग वृद्धि के इस माहौल में कीमतों का आक्रामक रूप से बचाव नहीं करेगा और ये अगर अपना रुख बदलता है तो निश्चित ही पूर्वानुमान बदला जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए और अच्छी बात है। समझने वाला कि जो 30 अप्रैल 2025 के संचार में यहाँ पर जब कंपनी के रिजल्ट्स आए थे तो डिविडेंड की कंपनी ने यहाँ पर सिफारिश की थी। तो यहाँ पर 26 जून 2025 को आयोजित बैठक में कंपनी ने 3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर डिविडेंड जो शेयरधारक की रिकॉर्ड डेट है यहाँ पर डिविडेंड की पात्रता की तो वो है 8 अगस्त 2025 यानी कि फ्राइडे के दिन रहेगी 8 अगस्त को। अगर 8 अगस्त को ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल बन जाएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर जो है अमाउंट यहाँ पर आता नजर आएगा। 26 जून की यहाँ पर जो मीटिंग रही है वहां पर फाइलिंग में कहा गया। यहाँ पर समझे तो कंपनी ने फिलहाल 2003 से अब तक की बात करें, लास्ट 20 ईयर्स की बात कर लें तो 37 डिविडेंड यहाँ पर कंपनी अनाउंस कर चुकी है। इंक्लूड 5 रुपए शेयर दिया नवंबर में जो कि 2023 में, 3 रुपए फिर फाइनल 2023 में ही और जुलाई 12 में भी 2024 में यहाँ पर 7 रुपए का डिविडेंड दिया अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन की बात करें तो 37 डिविडेंड कम नहीं होते। वहीं पर अगर चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव विशेषज्ञ हार्दिक मटालिया की बात करें तो आईओसी इंडियन ऑयल फिलहाल 146 के करीब कारोबार कर रहे हैं। निचले स्तरों से उछाल देखा गया है, समेकन का चरण आया है। हालिया तेजी के बाद एक स्वस्थ ठहराव का संकेत भी देता है। दैनिक चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो आमतौर पर एक तेजी से उलट गठन होता है और इस पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर स्थायी ब्रेकआउट 150 के स्तर के पास और एक नई तेजी की शुरुआत का संकेत दे सकता है। यानी कि अगर स्टॉक 150 रुपए का ब्रेकआउट करता है और उसके ऊपर सस्टेन रह लेता है तो यहां से एक नई तेजी हो सकती है, ऐसा हार्दिक मटालिया जी का कहना है। आरएसआई भी यहां पर बात करें तो तेजी का समर्थन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इंडियन ऑयल की प्रमुख एवरेज से भी ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है और ये चल रहे रुझान में अनहित ताकत को दर्शाता है, निरंतर तेजी की संभावना को भी मजबूत करता है। तो 150 रुपए का एक पक्का ब्रेकआउट 165-70 तक के लेवल दिखा सकता है या फिर उस लेवल तक के रास्ते खोल सकता है जिसमें 145 के पास सपोर्ट जोन बनता नजर आ रहा है। और व्यापारियों को समय से पहले प्रवेश से बचने के लिए नए पदों में प्रवेश करने के पहले वॉल्यूम की ताकत का इंतजार करना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर स्टॉक को जमा करने का विचार है और गिरावट पर अधिक जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। नीचे की ओर 135 का स्तर महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र बना हुआ है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है
तब तक एक पॉजिटिव और तेजी बनी रहे। अब ऐसा यहाँ पर देखिए, इनका कहना है ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, पर ऐसा इनका एनालिसिस था, व्यू था, जो हमने आपके साथ शेयर किया। इंडियन ऑयल से भारत पेट्रोलियम तक तेल विपणन कंपनियों की जो क्वार्टर 1 की मजबूती है, क्या क्वार्टर 1 में उनको मजबूती क्यों मिल सकती है, क्या वो रीजंस हैं, क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स क्यों अच्छे आ सकते हैं, तो शॉर्ट में समझेंगे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट। भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है, जो बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन, उच्च ईंधन विपणन प्रसार और स्थिर कच्चे तेल की कीमतें और LPG घाटे में कमी के कारण। यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा रहा है कि उनके पक्ष में अब तक क्या काम कर रहा है। पिछले रिजल्ट से अब तक बात करें तो सिंगापुर सकल रिफाइनिंग मार्जिन, जो एशियाई रिफाइनरी के लिए एक बेंचमार्क है, 2026 की पहली तिमाही में औसतन $5.5 BBL रहा, जो क्वार्टर 4 में 3.1 BBL से अधिक है। और यह वित्त वर्ष 2024 की जो क्वार्टर 4 के उच्चतम स्तर को भी दर्शाता है, और यह इनकम का एक प्रमुख चालक है। GRM में भी प्रत्येक $1 वृद्धि आमतौर पर तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को 14 से 16% तक बढ़ाती है, और पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ते प्रसार से रिकवरी की सपोर्ट मिलती है। मेन पॉइंट पक्ष में क्या काम कर रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल आता नजर आ रहा है, जो 14 से 16% तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि मार्केट के मार्जिन जो हैं वो मजबूत बने हुए हैं। मार्केटिंग मार्जिन यानी कि ईंधन विपणन मार्जिन मजबूत बना हुआ है। मार्जिन पिछली तिमाही में 6.30 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर पहली तिमाही में 9.3 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दैट मीन जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट पहले रहे उसमें जो मार्जिन था वो 6.3 था, अब जो है फिलहाल 9.3 चलता नजर आ रहा है। और ईंधन मार्जिन पर भी 0.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से कंपनी के आधार पर ईबिटा में भी 7 से 11% की वृद्धि होती है। ईंधन मूल्य निर्धारण में और स्थिरता और मजबूत मांग ने कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से संभावित दबाव को कम करने की मदद की। तो ये तो दूसरा पॉइंट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पक्ष में काम कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कच्चे तेल की कीमत की स्थिरता और इन्वेंट्री घाटे को सीमित कर डाला। मार्च में जो क्वार्टर तिमाही के कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $70 प्रति बैरल से गिरकर जून में $67 प्रति बैरल हो गई, जो कि हमने देखा मौजूदा कीमतें $75 के करीब हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के औसत $81 प्रति बैरल से नीचे है। ICICI सिक्योरिटीज के प्रोबल सैन के अनुसार इस कच्चे तेल का जो प्रबंधीय हो जाता है और इन्वेंट्री का नुकसान न्यूनतम हो जाता है, यहां तक कि $1 प्रति बैरल की वृद्धि भी खुदरा मार्जिन पर भी 0.52 रुपए का लीटर का असर डालती है, फिर भी वे ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं। मेन पॉइंट समझे तो कच्चे तेल की कीमतों की बात कही जा रही है, जो कि लगभग क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद काफी समय तक 70 से और 75 से नीचे रहे। ऑल ओवर इस अपडेट में $81 के बैरल के नीचे ही देखने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस मिल रहे हैं, और जो एनालिसिस का कहना है तो उनका भी यही कहना है कि ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं, क्योंकि 0.53 प्रति लीटर का असर डालती हैं खुदरा मार्जिन पर। यहाँ पर एक वृद्धि की बात कही गई है, और वहीं पर LPG अंडर रिकवरी भी कमी आई है। चौथी तिमाही में 247 रुपए प्रति सिलेंडर थी और इस तिमाही में घटकर 177 रुपए हो गई, जो वर्तमान में 151 रुपए से और कम है। यानी कि ऐसे घरेलू मूल्य में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भी 12-13% की गिरावट के कारण हुआ। दैट मीन LPG घाटे में भी कमी से प्रॉफिटेबिलिटी में मदद मिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पर और इंडियन ऑयल के लिए स्पेशल काम करते नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तो बात कर लेते हैं बोनस शेयर की। 14 साल बाद कंपनी बोनस देने जा रही है, एक पर एक फ्री शेयर। अगले सप्ताह है रिकॉर्ड डेट। अशोक लीलैंड शेयर यानी कि बस बनाने वाली कंपनी आने वाले दिनों में फोकस में रह सकती है।
कि कंपनी ने लास्ट वीक 111 बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया, जहां पर बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई तय की गई है। बोनस शेयरों का आवंटन भी 17 जुलाई तय किया गया है, यानी कि तय डेट तक अगर आपके पास, यानी कि 16 जुलाई तक अगर पास शेयर है तो अगले दिन ही आपके शेयर जो हैं यहाँ पर आवंटन किए जाएंगे। और 9 जुलाई को एक्सचेंज को यह जानकारी में भी कहा गया। बात बोनस कंपनी देती नजर आ रही है। आखिरी बार 2011 में कंपनी ने बोनस शेयर जारी किए थे, प्रत्येक शेयर के बदले एक बोनस शेयर भी मिला था। कंपनी ने डिविडेंड मई 2024 में और मार्च तिमाही के नतीजों में 1.1 में फ्री शेयर जारी करने की घोषणा की। इसके अलावा भी कंपनी अपने शेयर धारकों को 4.25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अप्रूव किया, जिसका कुल भुगतान 1248 करोड़। तिमाही के नतीजे भी 38.4% की वृद्धि के साथ देखने के मिले, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 900 करोड़ की तुलना में 1246 करोड़ पहुंचे। और इस वृद्धि को 173 करोड़ के टैक्स क्रेडिट में सपोर्ट भी मिला, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में ऐसा कोई लाभ दर्ज नहीं किया। तो ये है वो बोनस शेयर